Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. I hope you all have started preparing for JIB May 2026 एग्जाम क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है और आज हम ऑन द गो सीरीज में लेक्चर 51 में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेक्टर एडवांसेस की। तो ऑन द गो सीरीज क्यों लेके आए थे कि आप चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख पाएं। और मैं आपको फ्री बुक के बारे में बताना चाहूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फ्री बुक में आपको क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और उनको कैसे अप्रोच करना है, एंड पीवाईक्यू सिंस 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न रियल ट्रेंड बताते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बताएगा, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एमसीक्यू से आपको यही मल्टी स्टेटमेंट आपको इसी डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1200 जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सफिशिएंट नंबर में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, आपको जस्ट बेसिक डिटेल एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की बात करनी है तो आरबीआई ने कुछ पीएसएल टारगेट सेट किए हैं बैंक्स के लिए। अब बैंक अपने बड़े बड़े कस्टमर्स को, कंपनीज वगैरह को तो इजीली लोन दे देते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, एमएसएमईज हैं, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ बनी रहे। तो आरबीआई ने ये टारगेट सेट किए हैं बैंक्स के लिए कि इनको इतना परसेंट तो लोन देना ही देना इन सेक्टर्स में। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर क्या रखा गया, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स की बात करें 40% है एएनबीसी और सीओबीएसई। ये एएनबीसी और सीओबीएसई क्या होता है देखो, ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने टोटल जो क्रेडिट दिया हुआ है माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसे बैंक ने कितना पैसा दिया हुआ है, कितना बैंक्स में रखा हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स करके माइनस करके एएनबीसी कैलकुलेट की जाती है। सीईओ बीएससी यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, बैंक का डायरेक्ट बैलेंस शीट पे एक्सपोजर नहीं दिखा रहा ये, ऑफ बैलेंस शीट है। यानी जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा, गारंटी पढ़ा, तो बैंक ने डायरेक्टली पैसा कहाँ दिया है, देना पड़ सकता है, तो ये भी तो रिस्क है। ठीक है, तो सीयूबीएससी या एएनबीसी का 40% जो भी हायर होगा वो हम लेके चलते हैं। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के केस में टोटल की बात अभी कर रहे हैं तो 40% है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनल रूरल बैंक का 75% है, ज्यादा रखा गया है क्योंकि आरआरबी बेसिकली डील ही करते हैं इन सेक्टर्स में। स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहले 75% था, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है 60% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएससी। एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% ही है सब जगह, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। माइक्रो एंटरप्राइजेस जो छोटे एंटरप्राइजेस है उनका 7.5% है फॉर एवरी बैंक। रीजनल रूरल की बात कर लें, स्मॉल फाइनेंस की या डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की। वीकर सेक्शन की बात करें तो 12% है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, रीजनल के लिए ज्यादा रखा गया है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12% है। तो आपको एग्रीकल्चर के ऊपर पूछ लिया गया था कि कितनी परसेंटेज इस बार के एग्जाम में। अब ये सब टारगेट्स क्या है देखो, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर हमने बोला 40% है ना डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का, तो इसमें हमने एक्सक्लूड क्या कर दिया, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस और इससे ज्यादा है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएसई जो हायर होगा। अब एएनबीसी आपका 500 करोड़, ठीक है, सीओबीएसई आपका 450 करोड़, तो किसका 40% हम लेके चलेंगे, 500 करोड़ का। हायर क्या है, एएनबीसी दी गई है। फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है उनके लिए कितना रखा गया, 40% ही। उसमें से 32% बोला गया है कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट दोगे, और 8% से कम आप किसी और प्रायोरिटी सेक्टर्स को नहीं दे सकते हो। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए तो ज्यादा ही रखा गया जो हमने बात की, और यहाँ पे बोला गया अगर आप लेंडिंग कर रहे हो मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे घर वगैरह बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो अप टू 15% ऑफ एएनबीसी रहेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो 60% ही है, डायरेक्ट एएनबीसी और सीओबीएसई का जो भी हायर होगा। तो ये परसेंटेज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और द गुड पार्ट इज कि आप आईएफएस के जो सब्जेक्ट है आपको उसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हो, तो वो रिवीजन टाइप सा ही हो जाता है आपका। अब एग्रीकल्चर की हमने बात की तो 18% था सभी बैंक्स के लिए। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में 18% तो था जो भी हायर है, उसमें से 14% हमने नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को दिया गया है, और उसमें से 10% रखा है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जो जमीन होती है। फॉरेन बैंक्स तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है ना, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शन में। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक का 18% ही था, उसमें से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर और उसमें से 10% है स्मॉल मार्जिनल फार्मर, सेम। और इसमें भी सेम ही लिमिट हम फॉलो कर रहे हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5 जो हमने पढ़ा, वीकर सेक्शन में 12% है 15, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12% ही है। तो रीजनल रूरल बैंक का ज्यादा है यहाँ पे भी।
फिर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो यहाँ पे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना रखा गया है, 60%। तो यहाँ पे परसेंटेज देखोगे, अब ये परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए, इसमें कुछ क्रैमिंग वाला रूल नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5, वीकर सेक्शन के लिए 12% है। ठीक है, तो एक दो बार आपको थोड़ा सा ये गो थ्रू होना पड़ेगा इन परसेंटेज के लिए, तो डायरेक्टली परसेंटेज के ऊपर ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ना एडजस्टमेंट्स की गई है, रीजनल डिस्पैरिटीज पीएसएल में कुछ एडजस्टमेंट्स की गई है। कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई ने बोला वेट असाइन करो। क्या वेट असाइन करो? इंक्रीमेंटल पीएसएल क्रेडिट बेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो पे होगा, हायर वेट दो 125%। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 है, ठीक है, लोअर वेट दो जहाँ पे पर कैपिटा पीएसएल ग्रेटर देन 42,000 है, यानी जहाँ पे पीएसएल कम है ना, तो वहाँ पे अगर आप मान लीजिए 100 करोड़, आप अगर 80 करोड़ भी अचीव कर रहे हो ना, तो उसको 100 करोड़ मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 125% हम असाइन करेंगे उसको, हम ये मान लेंगे कि ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पीएसएल कम था, पर कैपिटा पीएसएल कम था, तो हायर वेट असाइन कर दिया। लोअर वेट कहाँ पे बोला? अगर आप 125 अचीव कर रहे हो, जहां पे ये पर कैपिटा पीएसएल ग्रेटर देन 42,000 है, वहां पे ये 125 को हम 100 मानेंगे कि 100 ये अचीव हुआ। ठीक है, लोअर वेट वहां पे दे दिया गया। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्मल वेट है, अगर 100% अचीव हुआ तो 100% ही मानेंगे, 90% अचीव हुआ तो 90% ही टारगेट मानेंगे। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पैरिटीज ना हो, एडजस्टमेंट्स की गई हैं कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पीएसएल का कम है पर कैपिटा, तो वहां पे हम ये मान लेंगे जो आपने लोन दिया था 80 करोड़ का, उसको 100 करोड़ मान लिया। और जहां पे ज्यादा है वहां पे लोअर वेट असाइन कर दिया कि सब जगह इंक्लूसिव बना रहे, बैलेंस अप्रोच फॉलो करने के लिए आरबीआई ने ये चीजें की हैं, वेट असाइन की हैं। ओके, फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर आप एग्रीकल्चर में लैंडिंग करते हो, फार्म क्रेडिट डायरेक्ट लोन जो आप दे रहे हो, फार्मिंग और अलाइंड एक्टिविटीज को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंसिलरी एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर में होती हैं। तो आप इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दे रहे हो जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप आते हैं, और प्रोप्राइटर्स फर्म भी आती है जो फार्मर के द्वारा ओन की गई है। अब कौन से टाइप्स के लोन जो इंडिविजुअल फार्मर्स को दिए जा रहे हैं? क्रॉप लोन भी दिए जा रहे हैं ट्रेडिशनल क्रॉप्स के लिए, नॉन ट्रेडिशनल, हॉर्टिकल्चर एंड एक्टिविटी। मीडियम लॉन्ग टर्म्स लोन दिए जा रहे हैं, जैसे मशीनरी परचेज कर लें वो, ठीक है। डेवलपमेंट वर्क फॉर अलाइंड एक्टिविटी, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी लोन दिए जा रहे हैं, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, अपना प्रोड्यूस लेके जाना इधर से उधर। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स कौन होते हैं? देखो, किसी ने साहूकार से लोन लिया फार्मर ने, अब उसने वो चुकाना है, तो उसको भी लोन दिया जा रहा है कि तुम चुका दो। ठीक है, फिर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में एग्रीकल्चर फाइनेंस में हम बात करेंगे। एक लिमिट टू फ्लेक्सिबल क्रेडिट प्रोडक्ट होता है जो फार्मर को दिया जाता है कि क्रॉप कल्टीवेशन करे, कंजम्पशन नीड्स करे, एसेट की मेंटेनेंस भी करे, जैसे ट्रैक्टर वगैरह की भी। तो लैंड परचेज लोन किसको दिया जाएगा? सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। तो लोन अगर आप दे रहे हो आप उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट, तो जैसे वेयर हाउस रिसीट होती है, जहाँ वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा है, आपकी फसल पड़ी है, वो रिसीट होती है, तो वो टाइटल टू गुड्स ही होता है। अगर फॉर अप टू 12 मंथ है, मतलब पुराना वेयर हाउस रिसीट्स जो बैंक कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और ग्रेड 1 के ऊपर लोन दिया जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। लिमिट क्या है? 90 लाख है फॉर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, नेगोशिएबल जो आगे आप ट्रांसफर कर सकते हो। 60 लाख किसके लिए? फॉर नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के लिए। सोलर पंप इंस्टॉलेशन लोन चाहिए आपको, तो आपको स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स के लिए मिलेगा। सोलर पावर प्लांट लोन चाहिए कि आप सोलर जो है सेट करना चाहते हो सोलर प्लांट्स को, वेरन फेलो लैंड, तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। तो आप एलिजिबल हो, इंडिविजुअल फार्मर्स ये एलिजिबल हैं कि आपको इतना लोन मिल सकता है। तो आप क्या पता आपको यही पूछ लिया जाए। तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट जो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, नॉन नेगोशिएबल जो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए लोन भी 60 लाख रखा है। इसके केस में ज्यादा है, 90 लाख है। फिर फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर होती है ना, उनको मार्जिनल फार्मर बोला जाता है। और जिनकी मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर होती है, वो आपके स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ये बहुत छोटे, बहुत छोटी सी जमीन किसी के पास है तो मार्जिनल फार्मर हुआ। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में तो स्मॉल फार्मर हुआ। और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, टीन एंड फार्मर होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, वो भी इस लिमिट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, SFF, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स डायरेक्टली जो एंगेज है एग्रीकल्चर में। तो देखो, लोन कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख का। किन इंडिविजुअल को? जो एंगेज है अलाइंड एक्टिविटीज में, जो कंपनी नहीं कर रहे लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। क्या अलाइंड एक्टिविटी? जैसे आप मछली पालन कर रहे हो, कोई और एक्टिविटीज कर रहे हो, तो
वहां पे 2.5 लाख लोन। एफपीयू ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है फार्मर्स की, एफपीसी, इनको लोन दिया जा रहा है इंडिविजुअल्स फार्मर को और कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर को जो एग्रीकल्चर और अलाइंड एक्टिविटीज में एंगेज है। उनकी लैंड होल्डिंग जो है नॉट लेस देन 75% नहीं होनी चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तो परमिटेड ही नहीं है टू लेंड टू कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेंडिंग टू एनबीएफसी एमएफआई फॉर ऑन लैंडिंग इन एग्रीकल्चर। बैंक लोन देते हैं रजिस्टर्ड एनबीएफसी एमएफआई को, बाकी एमएफआई को जैसे सोसाइटी ट्रस्ट होगी। तो ये एंटिटीज जो है आपकी मेंबर होनी चाहिए ऑफ आरबीआई रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पर्पस है इस क्रेडिट का ऑन लैंडिंग के लिए? कि इंडिविजुअल्स को देना है, मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को देना है, और आपका जो है बैंक जो क्रेडिट दे रहा है रजिस्टर्ड एनबीएफसीज को, जिसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया एमएफआई। ये एमएफआई किसको लोन देते हैं बेसिकली? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये छोटे लोन देते हैं। जैसे एक एक गांव में एक आदमी है, उसने अपनी सिलाई मशीन खरीदनी है 12,000 की, उसको लोन दे दिया। कोलैटरल फ्री लोन जो है देना, इनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे लोन चाहते हैं कोलैटरल नहीं है जिनके पास, उनको ये लोन देते हैं। तो ये एलिजिबल है पीएसएल के लिए, बट लिमिटेशन रखी गई है कि आप क्या करोगे, इट मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर टर्म लेंडिंग कंपोनेंट एग्रीकल्चर में। पीएसएल एलिजिबिलिटी कितनी है? 10 लाख पर बोरोवर। यहाँ पे ऑन लैंडिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम बात करें, को लैंडिंग होता है, ऑन लैंडिंग होता है। बैंक्स अपने टारगेट्स जो है कंप्लीट करवाते हैं ना एनबीएफसी एमएफआई से, तो उनको भी लोन देना। बैंक अपने टारगेट्स खुद भी कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे कैप भी रख दी गई है। जितने भी लोन आप एमएसएमई को दोगे ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही है। स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप जो आ रहे हैं, जैसे प्रमोट किया जाता है ना स्टार्टअप्स को इंडिया में भी, तो उनको एमएसएमई लोन कितना मिल सकता है? अप टू 50 करोड़ का मिल सकता है। देन फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन की बात करें एमएसएमई में, विद रिकोर्स फैक्टरिंग अगर है तो ट्रांजेक्शन की जा रही है बैंक के द्वारा, जो फैक्टरिंग डिपार्टमेंटली कैरी कर रहा है, जहाँ पे साइनर एमएसएमई है तो एलिजिबल होगा। ठीक है। फैक्टरिंग आप ट्रेड्स के थ्रू कर रहे हो तो वो भी एलिजिबल है पीएसएल में। आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसमें नहीं आते। अब विद रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एमएसएमई यहाँ पे हमारा बोरोवर है, ठीक है। अब इनको ना पेमेंट आनी है 90 डेज, इन्होंने बिल डिस्काउंट करवा ली है बैंक के पास जाके, ठीक है। अब अगर बैंक को पेमेंट नहीं आती है, जो पेमेंट 90 डेज के बाद मिलनी थी, तो एमएसएमई ही यहाँ पे रिस्क उठाएगा। दैट इज योर विद रिकोर्स फैक्टरिंग। ठीक है। तो एमएसएमई बैंक को पेमेंट करेगा अगर बैंक को पेमेंट नहीं आती। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है कि रिस्क किसका होगा? बैंक का होगा। एमएसएमई तो सेफ हो गया। यहाँ पे रिस्क किसका? एमएसएमई का है। इसको हम विद रिकोर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, तो वो एलिजिबल है पीएसएल में। ट्रेड्स के थ्रू कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो? अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा रहे हो, तो वो भी पीएसएल में आता है आपका। फिर बाकी कौन से लोन एलिजिबल है आपके एमएसएमई कैटेगरी में? खादी विलेज इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली उसमें आते हैं। डिसेंट्रलाइज सेक्टर, जो बिखरे हुए लोग हैं, इधर उधर गांव वगैरह में रहते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना। कोऑपरेटिव्स है डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स में, वो भी इसमें आते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट आप दे रहे हो एमएसएमई को, जिसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट भी कवर होता है, तो आप लोन दे सकते हो कि एनबीएफसी एमएफआई को। एलिजिबल है अगर आपका एनबीएफसी एमएफआई मेंबर है आरबी रिकॉग्नाइज एसआरओ का। लोन आप यूज करोगे ऑन लेंडिंग के लिए एमएसएमई सेक्टर में, बट आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो, एमएसएमई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो ये क्या करता है? आगे प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स लैंडिंग तो यहाँ पे हमने कंसीडर करनी ही करनी है। तो आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि इनके लिए भी आप जो है लोन का एक परसेंटेज रखोगे। तो क्या आप रजिस्टर्ड एनबीएफसी को लोन देते हो जो अदर देन एमएफआई है? दे सकता है ऑन लेंडिंग पर्पस के लिए। कितना है? 20 लाख पर बोरोवर। तो आपको ऐसी लिमिट्स पूछ ली जाती है कि कितनी कैप लगाई हुई है, और सेम नॉट एप्लीकेबल आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हम बार बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो एक दो रीडिंग्स आपको लगानी पड़ेगी ये पीएसएल की, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए। जो ओवरड्राफ्ट लिए जाते हैं ना अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसको भी क्लासिफाई किया गया है कि आप लोन ही दे रहे हो माइक्रो एंटरप्राइजेस को। फिर आप डिपॉजिट करते हो सिडबी के साथ और मुद्रा के पास, जो भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट आपका रह जाता है।
यानी अगर आपके पीएसएल टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, तो बैंक इसके पास रखेगा, सिडबी और मुद्रा के पास, कि वो फुलफिल करे जो प्राइवेट सेक्टर का शॉर्टफॉल हो रहा है। वो एलिजिबल है पीएसएल क्लासिफिकेशन के लिए अंडर एमएसएमई कैटेगरी में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बैंक ये टारगेट्स कंप्लीट कर ले, तो जो बच गए अमाउंट जो वो फुलफिल नहीं कर पाए तो सिडबी में दे दो, मुद्रा के पास रख दो, कि प्राइवेट सेक्टर ऑब्लिगेशंस जो है वो अपनी कंप्लीट कर पाए। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करनी है हमने। एक्सपोर्ट क्रेडिट एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर्स को दिया जाता है। कंडीशन क्या है, हमेशा पीएसएल में काउंट होगा जो भी कैटेगरी है। बाकी एक्सपोर्ट क्रेडिट बाहर जो एक्सपोर्ट के लिए आप लोन दे रहे हो ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो कितना अप टू 2% ऑफ एएनबीसी सीओबीएसी इंक्रीमेंटली लेंगे हम। 50 करोड़ कैप रखी गई है पर बोरवर। फॉरेन बैंक जिनकी ग्रेटर देन 20 ब्रांचेस हैं, सेम एज अबव है, पर कोई ये 50 करोड़ की कैप नहीं है इस केस में। लेस देन 20 ब्रांचेस है, कितना अप टू 32% ऑफ एएनबीसी सीओबीएसई। आरआरबी लोकल एरिया बैंक एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आप लोन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फॉरेन बैंक का यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो कितना लोन दिया जा रहा है, 25 लाख का एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो ये डायरेक्ट लिमिट है आपकी। फिर हाउसिंग की बात करें तो इस बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2025 में कि हाउसिंग के लिए कितना लोन दिया जा रहा है। अगर इंडिविजुअल लोन ले रहे हैं, उन्होंने परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है ड्वेलिंग यूनिट्स की, तो क्या सेटिस्फाई करना है, बोथ लोन अमाउंट और कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट। देखो, सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी ग्रेटर देन 50 लाख है, जैसे दिल्ली वगैरह होगी, मेट्रो सिटीज होगी, यहाँ पे लोन कितना मिलेगा, 50 लाख का। और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट कितनी है, 63 लाख की है। तो ये पूरा आपको मल्टी स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया था। सिटीज जिनकी पॉपुलेशन क्या है, ग्रेटर देन 10 लाख है बट लेस देन 50 लाख है, जैसे आपकी उदयपुर वगैरह होगी, है ना, ये छोटी सिटीज जहाँ से 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोग रह रहे हैं, 45 लाख लोन मिलेगा घर बनाने के लिए। और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट क्या है, 57 लाख मिल सकता है। सिटी जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, इन यहाँ पे लोग 10 लाख से कम है, तो कितना लोन दिया जाएगा, लोन लिमिट भी कम कर दी, 35 लाख। और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेलिंग यूनिट 44 लाख, तो सबसे ज्यादा 50 लाख है। फिर इसमें से आपने 5 कम कर दिया, फिर फर्दर 10 कम कर दिया। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ये लिमिट ऐसे ही है, तो हम क्रैमिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू। देन इन एलिजिबल लोन, अगर हाउसिंग लोन आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, वो पीएसएल में नहीं आएगा। बैंक में आप काम कर रहे हो, आप हाउसिंग लोन दे रहे हो, ले रहे हो, तो पीएसएल में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब जो हाउसिंग लोन बैक्ड बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया पीएसएल से। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए बॉन्ड में, जो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक ने इशू किए हैं, हुडको जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ऑनर आफ्टर अप्रैल 2007, वो भी पीएसएल एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो हाउसिंग का आपको ये लिमिट्स ध्यान में रखनी है, 50 लाख, 45 लाख, 35 लाख। ठीक है। फिर 63, 57, 44। अब अगर वो तो हो गया कि आपको इंडिविजुअल हाउसिंग लोन मिल रहा है, अब आपने रिपेयर करवाना है अपना घर, तो क्या आपको लोन मिलेगा, आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो 15 लाख मिलेगा, जैसे दिल्ली वगैरह है, उदयपुर वगैरह जयपुर वगैरह में रहते हो तो 12 लाख मिलेगा। और ये तो सिंपल ही है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 10 लाख ही, जैसे चंडीगढ़ वगैरह हो गया। मैक्सिमम कॉस्ट 63, 57, 44। तो देखिए, ये तो सेम है, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है, यही चेंज हुआ है आपका, ये कम कर दी गई है। जब आप रिपेयर करवा रहे हो, डैमेज है आपका घर, उसकी रिपेयर कराना है, तो आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये लिमिट्स है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन दिया जाता है, ड्वेलिंग यूनिट बनाए, मजदूरों के लिए घर बनाते हैं, स्लम क्लियरेंस करते हैं वो, है ना, उनको भी लोन मिलता है, बट ठीक है, 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए उनका कारपेट एरिया। लोन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ आपका एफएआर एफसीआई जो ड्वेलिंग यूनिट कारपेट एरिया लेस देन 60 स्क्वायर मीटर में यूज होता है आपका। ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स की बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक में, अगर बैंक पीएसएल टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ रखेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक में वो पैसा वो रख देंगे, फिर वो आगे लोन देंगे। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, लोन मिलेगा, बिल्कुल पीएसएल में काउंट किया है, कितना है, 8 करोड़ पर बोरवर। स्कूल सेट करने हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट बनाने हैं, उसके लिए लोन मिलेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें तो 12 करोड़ रखा गया पर बोरवर।
पर्पस क्या है, हॉस्पिटल वगैरह बनाओ, डिस्पेंसरीज बनाओ। तो टायर 2 टू टायर 6 सेंटर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, जो आरबीआई का पॉपुलेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन की गई है। देन ऑन लैंडिंग बाई एमएफआई फॉर वाटर सैनिटाइजेशन अप्लाई होता है ये बैंक्स पे, अदर देन द आरआरबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक लेंड कर सकते हैं एमएफआई को ऑन लैंडिंग के लिए। पर्पस क्या है कि वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखो, जर्नल बोरोवर है कोई, 35 करोड़ का लोन मिलेगा। ये सोलर पावर प्लांट्स आप लगाना चाहते हो, है ना, स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, रिमोट विलेजेस जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, तो वहां पे 35 करोड़ का लोन है। अगर आप अपने घर में ये सोलर पैनल लगा रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 10 लाख पर बोरोवर। पर्सनल यूज के लिए आप कर रहे हो ना यूज, तो वहां पे सोलर पैनल, सोलर पंप्स लगा रहे हो, 10 लाख है। 35 करोड़ था अगर आप स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, रिमोट विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो कोई जर्नल बोरोवर प्रॉपरली। फिर वीकर सेक्शंस की बात करें, यहाँ पे भी एक्सीड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हम ले रहे हैं, आर्टिसन विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा इनकी लिमिट नहीं होती। बेनिफिशियरी जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कोई पुअर पर्सन है उसको बैंक ने कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, वो बेनिफिशरीज हैं, वो भी यहाँ पे कंसीडर होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप आते हैं। इंडिविजुअल मेंबर हमारे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्राइटेरिया माइक्रो फाइनेंस का, वो भी आएंगे। विमेन बेनिफिशरीज हैं जिनको कितना लोन मिल सकता है आपका, 2 लाख पर बोरवर। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो वीकर सेक्शन में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी हमने प्राइवेट सेक्टर में लिया है। अब डिस्ट्रेस्ड फार्मर जो साहूकार के तले दबे हुए हैं, जिन्होंने साहूकार से लोन लिया, वो भी हम पीएसएल में काउंट कर रहे हैं। बट फार्मर को छोड़ के ऐसे लोग, जैसे आपने अपने रिलेटिव से लोन लिया, अब आप वो पैसा चुकाना चाहते हो, तो आप चुका सकते हो, आप पीएसएल में काउंट होगा। आपको कितना पैसा मिल सकता है, 1 लाख पर बोरवर, कि आप अपना डेट पे कर दो, रीपे कर दो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वीकर सेक्शन। फिर हम ना मॉनिटरिंग करते हैं, पीएसएल टारगेट्स तो असाइन कर दिया आरबीआई ने, अब बैंक्स मॉनिटरिंग करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग कह रहे थे कैलेंडर क्वार्टर बेसिस पे, फाइनेंशियल क्वार्टर में नहीं, कि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ऐसे नहीं काउंट होगा। कैलेंडर क्वार्टर बेसिस पे होता रहता है, क्वार्टर बेसिस पे आप काउंट करोगे। रिपोर्टिंग टाइमलाइन क्या है, क्वार्टरली आपने डाटा डिपॉजिट कराना है, सबमिट करो विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्वार्टर एंड। एनुअल डाटा सबमिट करवाना है विद इन 1 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, कि कितना आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है। और आरआरबी को सबमिट करवाना होता है पीएसएल डाटा नबार्ड को, क्वार्टरली और एनुअली, क्योंकि इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनका टारगेट भी ज्यादा रखा गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो उनको आरबीआई मास्टर डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ती है सुपरवाइजरी रिटर्न पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉनिटरिंग करते हैं पीएसएल टारगेट की। तो पीएसएल प्रैक्टिस सेक्टर लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बैंक के लिए। तो आरबीआई ने बैंक्स को सीधे सीधे बोला कि आपने अपने टारगेट्स एनबीएफसी एमएफआई से कंप्लीट नहीं करवाने, खुद आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करोगे और इन सेक्टर्स को आपने लोन देना है। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार आपको हाउसिंग के ऊपर था। बेसिकली 2 क्वेश्चंस इस बार आपको आए थे, एग्रीकल्चर की लिमिट पूछ ली थी और हाउसिंग की पूछ ली थी। तो हो सकता है आप रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछ लिया जाए या स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, तो ये लिमिट्स आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एज पर आरबीआई प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग टर्म, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को क्या बोला गया, कितनी परसेंटेज उनको एएनबीसी सीओबीएसई की रखनी है टुवर्ड प्रैक्टिस सेक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की, टोटल प्रैक्टिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। कितना था, सिंपल 40% था ना, तो बी इज द राइट आंसर। तो देखिए अभी आपकी जेआईबी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, edutap.in पे विजिट करना है, कोर्सेज में क्लिक करके जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करोगे ना, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हियर, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। एक आपका है मास्टर कोर्स, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लो, इसमें लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्लैट 80% आपको अभी मिल रहा है। और अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास है टाइम मॉर्निंग इवनिंग 2-2 घंटे का, क्योंकि अभी तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा।
ठीक है? तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आपको टोटल 60 क्लासेस मिलेगी, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होगी, लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। और कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्लैट 80% ऑफ के साथ। और अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो ट्रायल कैसा है, मतलब आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नीड टू सी द क्लासेस लेवल, नोट्स, क्विजेस, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और हमारी एक मेंटर टॉक रहती है, हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है, आप अपने मेंटर से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत बिजी हो, आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा सब्जेक्ट पहले किया जाए, ठीक है, एक सब्जेक्ट से डर लग रहा है, तो आप मेंटर टॉक में मेंटर से अपनी प्रॉब्लम जो है वो पूछ सकते हो। बाकी आपको किसी और तरीके का कोई डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।